स्वामी विवेकानंद ने जो 29 जुलाई और 1897 को भगिनी निवेदिता को पत्र लिखा है अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा का भगिनी निवेदिता के जीवन में बहुत बड़ा और स्थान है। उस अल्मोड़ा से ही स्वामी विवेकानंद जी ने भगिनी निवेदिता को, मतलब उस समय की मार्गारेट नोबल को पत्र लिखा था, जो उस पत्र का उत्तर था, जिस पत्र में भगिनी निवेदिता ने कहा था कि मैं भारत आकर के और भारत की सेवा करना चाहती हूँ। शायद उस पत्र में भगिनी निवेदिता ने 2-3 बातें कही होगी जिसका उत्तर स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं। गुरु शिष्य संबंधों की हम बात कर रहे हैं, तो गुरु शिष्य संबंधों के बारे में ये एक बहुत बड़ा आदर्श रामकृष्ण विवेकानंद का तो है ही, उतना ही बड़ा आदर्श विवेकानंद निवेदिता का भी। भगिनी निवेदिता के लिखे हुए पत्र को यदि हम पढ़ते हैं भगिनी निवेदिता के कंप्लीट वर्क्स में, तो उसमें उसने आने के लिए जो कहा था वो बड़ी सिंह गर्जना के समान सेवा करने के लिए आ रही थी, किंतु उसका जो एक स्वाभाविक पौरुष था, स्वाभाविक पराक्रम था, स्वाभाविक सिंहत्व था, वह उस पत्र में प्रकट होता है। और वो स्वामी विवेकानंद जी को भी कहती है कि आप भी स्पष्ट बताइए, बी फ्रैंक विथ मी, ये उसके शब्द है कि मेरे आने से कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। तो मानो भारत के ऊपर एहसान कर रही है, कुछ उपकार कर रही है, यहाँ आकर के कुछ भारत को बहुत कुछ देगी, इस आविर्भाव से उसका लिखा हुआ पत्र है। और स्वामी विवेकानंद ने 27 जुलाई को एक पत्र लिखा और फिर 29 जुलाई को दूसरा पत्र लिखा। पहला पत्र सामान्य सा पत्र है। स्वामी जी ने कहा मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, अभी प्लेन्स में आया नहीं हूँ, पहाड़ियों में हूँ, इसलिए तुम्हारे इस पत्र के उत्तर में केवल नोट के रूप में लिख रहा हूँ। तो उसमें 2-4 बातें लिखी और उसमें ये फ्रैंकनेस की बात स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर लिखी। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये तो आध्यात्मिक जीवन की और अंतिम अभिलाषा होती है, आकांक्षा, अभिप्सा होती है कि अंदर बाहर सब एक हो जाए। और जब व्यक्ति निष्कपट हो जाता है और अंदर बाहर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है, तो फिर फ्रैंकनेस की बात ही नहीं रहती। फ्रैंकनेस तो कई बार दिखावटी भी होता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें कहा है कि पूर्व की जो एक अपनी विनम्रता है, उस विनम्रता का त्याग करते हुए भी मैं स्पष्टता को स्वीकार करता हूँ। बड़ा अद्भुत वो पत्र है। लेकिन 29 जुलाई का पत्र और भी जोरदार है। वह मार्गारेट नोबल को कह रहा है कि तुम यहाँ आकर के क्या कर लोगी, यहाँ के लोग तुमको स्वीकार भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जोसेफाइन मैक्लिओड ने मुझे बताया कि तुम बिल्कुल यहाँ आने को तैयार ही हो, इसलिए ये पत्र जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। पिछली बार मैंने उत्तर दे दिया था, लेकिन अब तुमको आने की इतनी जल्दबाजी है। हालांकि जल्दबाजी मतलब उस समय का जो सारा शिप से वगैरह आने का था, तो आते आते 17 मार्च 1898 हो गया भगिनी निवेदिता को। लेकिन 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद ने बड़ा कठोर पत्र लिखा है। 27 जुलाई के पत्र में वो लिखते हैं कि आज आपके जैसी महिला की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि भारत की महिलाएं अभी तैयार नहीं हुई है, और जब तक भारत में महिलाएं तैयार नहीं होती तब तक आपको आना पड़ेगा। इस प्रकार की बात लिखी है। लेकिन 29 जुलाई को वो लिखते हैं कि तुम जिस भाव से आ रही हो उस भाव से नहीं चलेगा। उन्होंने शब्द लिखे हैं, आई नीडेड अ वुमन एंड नॉट ए मैन टू वर्क फॉर वुमेन ऑफ इंडिया। भारत की महिलाओं को काम करने के लिए या महिला की आवश्यकता है, पुरुष की नहीं। इसलिए इस पौरुषी अहंकार को लेकर के मत आओ। आई वॉन्ट ए लायनेस नॉट ए लायन, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और बाद में कहते हैं तुम्हारी गोरी चमड़ी पे छाले पड़ जाएंगे, यहाँ की गर्मी तुमको सहन नहीं होगी, यहाँ की जाति व्यवस्था में तुमको स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ के लोग तुमको अपना नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ के यूरोपियन लोग और यहाँ के अंग्रेज तुम्हारे तरफ देशद्रोही की भावना से देखेंगे। क्या तुम इसमें रह सकोगी? बड़ा इतना कठोर पत्र है। क्या गुरु शिष्य का संबंध होता है? गुरु कितनी प्रखरता से, कितनी स्पष्टता से शिष्य को और प्रताड़ित कर सकता है। इसलिए मैंने जो मातृत्व के गुणों की बात की, तो गुरु का सर्वोच्च आदर्श मातृत्व है, और मातृत्व का आदर्श लालन पालन के साथ ताड़न भी है। ताड़न भी करना पड़ता है, और वह ताड़न से शुरुआत हुई है। मार्गारेट नोबेल यह निवेदिता बनने की ओर जो आगे बढ़ी है, और उसके लिए जो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा कठोर परिश्रम किया है, जितना परिश्रम संभवतः निवेदिता का परिश्रम और अधिक था, कष्ट भी बहुत अधिक था, किंतु विवेकानंद का भी उसको धारण करना, लगभग गर्भ धारण करने के समान धारण करना शिष्य के रूप में, वह भी कोई कम नहीं था। वो पहले से ही बड़ी वाग्मी थी, तो
वहाँ विंबलडन में भी और लंदन में भी स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों में बहुत सारे प्रश्न पूछती थी, पत्रों में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और बाद तक पूछती रही है। अंतिम दिन तक स्वामी विवेकानंद की अंतिम यात्रा के एक दिन पूर्व संध्या पर भी उसने स्वामी विवेकानंद को कई प्रश्न पूछे। इसलिए श्रद्धा का अर्थ प्रश्न नहीं पूछना नहीं है, श्रद्धा का अर्थ भय नहीं है, श्रद्धा का अर्थ आदर होता है, सम्मान होता है, भय नहीं होता। श्रद्धा तो उस स्नेह के अत्युच्च स्थिति का नाम है जहां पर आप प्रश्न पूछने से भी नहीं डरते। यह श्रद्धा की अद्भुत उत्कटता यह भगिनी निवेदिता के जीवन में मार्गारेट नोबल से लेकर निवेदिता तक हमको दिखाई देती है। वह जो परिवर्तन है मार्गारेट नोबल से निवेदिता का, वह गुरु शिष्य का परिमार्जन का आदर्श है। किस प्रकार भगिनी निवेदिता के व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय, शैक्षिक चारों स्तरों के अहंकार को स्वामी विवेकानंद ने धोया है, कैसे उसको निर्मल किया है। बड़ा अद्भुत वह सारा प्रसंग है। इसलिए भगिनी निवेदिता जो निवेदित हुई, यह नवदा भक्ति की अंतिम स्थिति है। पूजन, अर्चन, कीर्तन सारा करने के बाद में जब अंततोगत्ता व्यक्ति स्वयं को ही सर्वस्व के साथ समर्पण कर देता है, तब उसे आत्मनिवेदन कहते हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने 25 मार्च 1898 को जब उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी, वहाँ भी देखिए गुरु कह रहा है ब्रह्मचर्य दीक्षा दे रहा हूँ, ब्रह्मचर्य दीक्षा गुरु ने दी। और भगिनी निवेदिता मतलब मार्गारेट नोबल जो उस दिन भगिनी निवेदिता बनी, स्वामी विवेकानंद ने उसको निवेदिता नाम दिया, जो अपने आप को पूरी तरह से जिसने आत्मनिवेदन कर दिया, समर्पण कर दिया, ऐसा जिसको नाम दिया, वो उस दिन भी स्वामी विवेकानंद से लड़ रही है कि मुझे सन्यास दीजिए, ब्रह्मचर्य नहीं। और स्वामी विवेकानंद ने उसको सन्यास के लिए मना किया और ब्रह्मचर्य दिया। अंत तक स्वामी विवेकानंद ने सन्यास दीक्षा नहीं दी, केवल ब्रह्मचर्य दीक्षा दी भगिनी निवेदिता को। यह जो आत्मनिवेदन की प्रक्रिया है, एक अत्यंत अद्भुत अहंकारी, ऐसी मार्गारेट नोबल प्रचंड देशभक्त, उनके पिता आयरिश थे तो उस कारण से वो आयरलैंड की स्वातंत्र्य संग्राम की क्रांतिकार्य की गाथा भी, वह डीएनए भी उसके अंदर है। उसको लेकर के वो बाद में भारत में भी बहुत बड़ा काम उन्होंने क्रांतिकारियों के जीवन में किया। अरविंद घोष को खड़ी करने वाली वो, नंदलाल बोस के जीवन में और राष्ट्रीयता लाने वाली वो, ये जो एक अद्भुत सुब्रमण्यम भारती के जीवन को परिवर्तित करने वाली, यह जो एक अद्भुत क्रांति उसकी ज्वाला भगिनी निवेदिता के अंदर है, उसको गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उसको फायर उसको अब मोर हिंदू देन एनी अदर हिंदू कहा करते थे। अरविंद घोष उसको फायर कहते थे। अरविंद घोष ने 3 कविताएं लिखी भगिनी निवेदिता पर और तीनों फायर नाम से लिखी। अरविंद घोष उसको फायर कहते थे। ऐसी अग्निशिका, ऐसी प्रज्वलित ज्वाला, लेकिन वह निवेदित हो गई, वह समर्पित हो गई। उसने अपने सारे अहंकार को समर्पित कर दिया। कहाँ समर्पित किया? माँ भारती के चरणों में समर्पित किया। विवेकानंद के चरणों में तो किया ही, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी अद्भुत निष्ठा में कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु उससे बड़ी बात स्वामी विवेकानंद के जीवन के व्रत से, मिशन के प्रति, स्वामी विवेकानंद के जीवन का जो लक्ष्य उनको कन्याकुमारी के उस माँ भारती के चरणों में बैठ करके प्राप्त हुआ था, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। ये भगिनी निवेदिता का एक बहुत बड़ा सर्वोच्च समर्पण है। भगिनी निवेदिता के जो जोसेफाइन मैक्लेओर के साथ पत्राचार है, वो अद्भुत पढ़ने लायक पत्राचार है। उनकी सबसे सुंदर पुस्तक, इस गुरु शिष्य परंपरा को यदि समझना है हमको, खास करके हमारी मातृशक्ति को, हमारे महिला प्रकल्प को, हमारे भारतीय शिक्षण मंडल की माँ को, यदि भगिनी निवेदिता के निवेदित होने की प्रक्रिया को यदि समझना है तो मास्टर राजा सॉ हिम पढ़ना पड़ेगा। और मतलब हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है उसका, अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी अनुवाद कठिन भी है। अखिलेश जी, सरोज जी, बीना दीदी हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, किंतु आप कैसे अनुदित करोगे जब वो लिखती है कि जिस समय अल्मोड़ा के उस घने जंगलों से स्वामी विवेकानंद कुछ 3 दिन की साधना करके वापस आए, एकांत की, और जब उस अल्मोड़ा के और वो बैठे थे, वहाँ भगिनी निवेदिता सीढ़ियों पर बैठी है और स्वामी विवेकानंद आते हैं,
और निवेदिता उनकी तरफ देखती है तो निवेदिता लिखती है मास्टर एज आई सॉ हिम में कि उनके चेहरे पर जो आलोक था, उस आलोक को मेरी लेखनी कैसे वर्णन करे। उसके आगे का अंग्रेजी में वाक्य है, यू नीड टू माई पेन शुड नो टू विस्पर। वो कुछ कानों में कह सके, फुसफुसा सके, ऐसी यदि मेरी कलम में क्षमता होती तो उनके चेहरे के आलोक का मैं वर्णन कर देती। क्या क्या अनुवाद करेंगे आप उसका, माई पेन शुड लर्न टू विस्पर। स्वामी विवेकानंद के उस अद्भुत अनुभूति को जिसने साक्षात किया उस अमरनाथ की यात्रा में, वह प्रसंग है। वो 7 दिन जो अल्मोड़ा के, उन 7 दिन के अल्मोड़ा में वास्तविकता में उनकी मतलब दीक्षा तो पहले हो गई थी, निवेदिता नाम तो पहले मिल गया था, लेकिन उनको निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा में बनाया। और एक छोटी सी बात, गौ माता को देख करके, गाय को सड़क पर घूमता हुआ देख करके, और किसी छोटी सी बात पे है, और भारत के बारे में कुछ ऐसे ही थोड़े से हीन शब्द निवेदिता के मुख से निकल गए कि हमारे इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, ये तो भारत में ही ऐसा होता है कि सड़क पर इतनी गंदा, ऐसा कुछ जो हम भी रोजमर्रा बोलते हैं। और विवेकानंद ऐसे भड़के, विवेकानंद ने कहा इतना तुम्हें इंग्लैंड से प्रेम है तो जाओ वहीं पर, यहाँ क्या कर रही हो, वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड सच पीपल। और उसके बाद बोलना बंद कर दिया। 3 दिन तक निवेदिता से बोले नहीं। गोपालेर माँ, स्वामी विवेकानंद के शिष्य गोपाल की माँ, वो वृद्धा उस यात्रा में उन महिलाओं के साथ में थी। वो गोपालेर माँ भगिनी निवेदिता के उस अनुभूति के बारे में लिखती है कि 3 दिन वो स्वामी विवेकानंद की मानस पुत्री पिता की उस प्रताड़ना से ऐसी दुखी थी कि मैं उसका दुख देख करके द्रवित होती थी और कुछ कर नहीं पाती थी। स्वामी जी तो चले गए जंगल में, डांट डूट करके, तिरस्कार करके, त्याग करके कि जा तू अपनी लंदन वापस, तू अपने विंबलडन जाके अपनी स्कूल खोल, यहाँ क्या कर रही है। यदि तेरे को भारत से इतनी ही घृणा है तो तू भारत में कैसे रह सकती है। यानी स्वयं की उसकी विद्वत्ता का अहंकार को तो तोड़ा ही। वो तो स्वामी विवेकानंद की विद्वत्ता पर्याप्त थी उसकी विद्वत्ता के अहंकार को तोड़ने के लिए। जिन प्रश्नों को लेकर के और जिन विद्वत्तापूर्ण तर्क को लेकर के वो विवेकानंद से भिड़ती थी लंदन में, और स्वामी विवेकानंद जैसे लीलया उसके तर्कों का उत्तर देते थे, हंसते हंसते खेलते खेलते उन तर्कों को, जिसके बारे में वो लगती थी कि अपराजेय प्रश्न है, लॉजिकली अनबीटेबल क्वेश्चंस। भगिनी निवेदिता जोसेफाइन मैक्लोइड को लिखे हुए पत्र में लिखते हैं, आई वुड राइट डाउन, आई विल ले, मैं बिना सोए हुए in my bed and form the questions so that the logic is so perfect that he would not be able to beat it। और उसके बाद में दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद हंसते हंसते एक छोटी सी कहानी सुना करके और उसके पूरे लॉजिक का चकनाचूर करते थे। उसकी विद्वत्ता का अहंकार का तो तोड़ा ही था, लेकिन सबसे अंत में जिस अहंकार को भगिनी निवेदिता ने निवेदित किया वह उसकी राष्ट्रभक्ति का अहंकार था। ब्रिटेन के प्रति, इंग्लैंड के प्रति जो भगिनी निवेदिता की राष्ट्रभक्ति थी, उस राष्ट्रभक्ति का त्याग करके सच्चे अर्थ में भारतीय वो बनी। और इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल के लिए वो परिवर्तन के 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब भी तो, डॉक्टर गुमास्ता ने जिस 1835 की शिक्षा पद्धति की बात की, हम सब भी तो उसी के मारे हुए हैं, हम सब भी तो इसी के पढ़े हुए। इसलिए तो अतुल जी और नीलम जी बिना पीएचडी के मेरे को डॉक्टरेट दिए जा रहे हैं तो क्योंकि हमको लगता है कि विद्वान होगा तो डॉक्टरेट तो होनी चाहिए, पीएचडी तो होनी चाहिए। उस मैकॉले की पद्धति से ही हमारे खोपड़ी का डीमैकोलाइजेशन हुए बना, भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं का डीकॉलोनाइजेशन हुए बिना हमारे बुद्धि में बैठा हुआ मैकॉले जब तक नहीं जाएगा तब तक हम शिक्षा का भारतीयकरण कहाँ से करेंगे। इसलिए उस शिक्षा के भारतीयकरण के लिए हमारा जो भारतीयकरण आवश्यक है, जो हमारा अंग्रेजियत हमारे अंदर आ गई है, हम जो विलायती बन गए हैं, हम जो परांगमुखी बन गए हैं, हमारे मन में जो विदेशों के बारे में और लालसा है, हमारे मन में जो अभिमान है कि मेरा बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा तो न्यूजीलैंड में है, मेरा बेटा तो अमेरिका में है, इस बात को लज्जा से, इस बात को दुख से कहने की जगह जब तक हम गर्व से कह रहे हैं हम मार्गारेट नोबल है, निवेदिता नहीं बने। इसलिए मार्गारेट नोबल से निवेदिता की यात्रा उस अल्मोड़ा के 7 दिनों में छुपी हुई है। निवेदिता नाम उससे पहले मिल गया
किंतु उसके बाद सन 1900 के बाद में वो जो यात्रा हुई है, अमरनाथ की यात्रा, उस यात्रा में भगिनी निवेदिता का अंतिम कवच, मार्गारेट नोबल का ढा और भगिनी निवेदिता का प्रस्फुटन, जैसे कोश में से तितली बाहर निकलती है, लार्वा अंदर जाती है और उस लार्वा तितली बन करके सप्तरंगों के और अपने पंखों को और उघाड़ करके पूरे आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए निकलती है। वो काम उन 7 दिनों में हुआ है। और वो पीड़ा, वो प्रसव पीड़ा जो विवेकानंद ने सही, वो प्रसव पीड़ा के समय की वह नाल कटने की यातना जो मार्गारेट नोबल ने सही, और उस नाल कटने के कारण उस नाभि में जो केंद्र बना वो भारतीयता का केंद्र बना। और उसके बाद जब स्टेट्समैन में किसी अंग्रेज़ का भारत के बारे में लेख आता है और उस लेख के उत्तर में भगिनी निवेदिता 3 लेख स्टेट्समैन में लिखती है, और जिसको अद्वैत आश्रम ने, रामकृष्ण मठ ने एग्रेसिव हिंदुइज्म, और बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण मिशन को, बहुत जगह पर हिंदू शब्द से उनको बड़ा कठिनाई हो जाती है, लेकिन इस भगिनी निवेदिता के लेख का उन्होंने शीर्षक नहीं बदला है। उस लेख का शीर्षक है एग्रेसिव हिंदुइज्म। प्रत्येक को पढ़नी चाहिए, छोटी सी 10 रुपए की पुस्तिका है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ है, हमारे ग्वालियर के सुरेश चंद्र शर्मा जी ने किया है। अद्भुत पुस्तक है, हिंदुत्व को जानने का, और एग्रेसिव, बड़ी कठोरता के साथ भगिनी निवेदिता ने हिंदुइज्म को डिफेंड किया है एक यूरोपियन के द्वारा लिखे हुए लेख के उत्तर में। वो एक अद्भुत पुस्तिका है, और वो भगिनी निवेदिता की उस पुस्तिका की पृष्ठभूमि अल्मोड़ा के उन 7 दिनों में है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने उसके ब्रिटिशत्व को, उसके आयरिश ओरिजिन को, उसके इंग्लैंड के प्रति आस्था को समाप्त करके उसको पूरी तरह से भारत के प्रति समर्पित कर दिया। इसलिए जब आजकल जिसको शारदा विद्या मंदिर कहते हैं, उस बालिका विद्यालय की स्थापना भगिनी निवेदिता ने जब कलकत्ता में की, तो उसको करने के बाद घर घर जाकर के महिलाओं को, बच्चियों को मांग करके वह एडमिशन दिलाती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के घर में भी गई थी और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव के परिवार में जो छोटी बच्ची थी, उनकी भतीजी या उनके भाई की पोती, उसको कहा कि उसको आप विद्यालय में प्रवेश दीजिए। और भगिनी निवेदिता को उस छोटी बच्ची का हाथ सौंपते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर के मुख से भी शब्द निकल गए कि इसको अपने जैसी मेम बनाना, और भगिनी निवेदिता ने उस लड़की को वापस दे दिया। यदि मेम बनाना है तो किसी क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में भेजो, यदि इसको सीता, सावित्री, दमयंती बनाना है तो मेरे विद्यालय में भेजो। और उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं, शी वॉज मोर हिंदू देन एनी अदर हिंदू एवर बॉर्न। जीव कभी भी पैदा हुए किसी भी हिंदू से अधिक हिंदू वो बनी। वह जो भारतीयत्व की यात्रा है निवेदिता की, वह निवेदिता का जो भारत माता के प्रति समर्पण है, तब वो शारदा माँ की खोखी बनती है। बंगाली में पुत्री को खोखी कहती है, बेटी को लाड़ से खोखी कहती है। 17 मार्च को भारत में आते ही पहली भेंट में ही माँ शारदा ने इस बेटी को अपना लिया, और माँ शारदा के अपनाने के कारण रामकृष्ण मठ के कई सारे श्री रामकृष्ण के ऐसे शिष्य, जिन शिष्यों के मन में एक यूरोपीय परधर्मी स्त्री को स्वीकार करने में किंतु था, पर माँ शारदा ने जिसको स्वीकार कर लिया उसको कौन नकार सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के समाधि के बाद में पूरे दिन भी नहीं हुए थे क्रियाकर्म के, और भगिनी निवेदिता को रामकृष्ण मठ छोड़ना पड़ा था। किंतु माँ शारदा ने कभी नहीं निवेदिता का त्याग किया। माँ शारदा ने सदैव निवेदिता को अपने साथ रखा। दार्जिलिंग में माँ भगिनी निवेदिता की समाधि है, और दार्जिलिंग की उस समाधि के ऊपर स्वामी अभेदानंद जी ने वहाँ पर वेदांत, रामकृष्ण वेदांत मठ की स्थापना की थी। उस स्वामी अभेदानंद जी ने जहाँ पर अस्थियाँ भगिनी निवेदिता की उस समाधि में है, उन अस्थियों के ऊपर लिखा है, यहाँ भगिनी निवेदिता की अस्थिका है जिसने अपना सर्वस्व भारत को दे दिया। यह निवेदिता के निवेदन का अंतिम स्वरूप है, जो गुरु शिष्य परंपरा का अंतिम स्वरूप है। जब गुरु को स्वीकार करता है शिष्य, तब केवल गुरु के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तब केवल गुरु के और व्यक्तित्व के प्रति तो वो अद्भुत, उसने स्वामी विवेकानंद को, जोसेफाइन मैकलॉयड और उनके पत्र जब आप पढ़ते हैं तो बड़ा अद्भुत वो पत्राचार है। वो स्वामी विवेकानंद को
लायन कहते थे, स्वामी विवेकानंद को प्रिंस कहते थे। वो जोसेफाइन मैक्लेओड को वो लिखती है, द प्रिंस वॉज इन वेरी डिफरेंट मूड टुडे। ये भगिनी निवेदिता के शब्द है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति उनके मन में निष्ठा का तो एक अलग अध्याय है भगिनी निवेदिता के जीवन में। किंतु स्वामी विवेकानंद के मिशन, जीवन ध्येय और जीवन व्रत के प्रति जो उसका समर्पण है, वो उसका वास्तविक निवेदन है। वह भगिनी निवेदिता के निवेदिता बनने की कथा है और वो भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। भारतीय शिक्षण मंडल का काम भारत की शिक्षा व्यवस्था को मार्गारेट नोबल से निवेदिता बनाने का काम है। शिक्षा व्यवस्था का निवेदन करना है। अरुणा दीदी ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें आ गई है, कागज पे तो आ गई है, लेकिन वास्तव में आने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा। ये प्रसव पीड़ा है और महिला प्रकल्प की माताओं के अलावा और प्रसव पीड़ा को और अच्छे से कौन जान सकता है। हम तो केवल कल्पना ही करते। बस में, ट्रेन में जाते समय जब कोई बेटा अपनी माँ को लात मारता है और माँ उसको दूध पिला रही होती है, वो रोता है और माँ उसको चुप कराने का प्रयत्न करती है, तब मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, मैंने भी अपनी माँ को ऐसा ही कष्ट दिया होगा? माँ ने क्या कष्ट सहन किए होंगे उसकी तो हम तो पुरुष तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आप में से जो माताएं हैं, उन माताओं ने उस प्रसव पीड़ा को सहा है। विवेकानंद और निवेदिता के संबंध उस प्रसव पीड़ा के संबंध है। मार्गारेट नोबल का गर्भ धारण करके निवेदिता को जन्म देना विवेकानंद की प्रसव पीड़ा है, जो उस अल्मोड़ा में घटित हुई। गोपालेर माँ ने और निवेदिता ने तो अपनी पीड़ा को और लेखनी से शब्दबद्ध किया है मास्टर एज आई सॉ हिम में। विवेकानंद की पीड़ा की तो केवल कल्पना की जा सकती है। विवेकानंद ने उस 7 दिनों में क्या पीड़ा सहन की होगी, उन्होंने कैसे उस कितनी कठोरता का पालन करते समय अंदर से उनके अंदर क्या उन्होंने सहन किया होगा, इसका तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और उस समय उन्होंने कुछ अपने शिष्यों को लिखे हुए पत्र हैं, उन्होंने उस समय लिखे हुए पत्र में स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा है और उन पत्रों में स्वामी विवेकानंद की वह पीड़ा समझ में आती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस पर पूरा भरोसा करके, व्हेन यू ट्रस्ट योर सेल्फ कंप्लीटली इनटू समबडी, ये उन्होंने शब्द प्रयोग किए, ऑन समबडी नहीं कहा है। मैं उस विक्टोरियन इंग्लिश में इनटू समबडी, ट्रस्ट इनटू समबडी का अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहा था। अनुवाद उस समय की भाषा का इसलिए भी कठिन है निवेदिता की, कि अभी संदर्भ बदल गए। आजकल ट्रस्ट इनटू समबडी ये शब्द प्रयोग ही नहीं होता अंग्रेजी में, आज की अंग्रेजी में। यू ट्रस्ट ऑन समबडी, ट्रस्ट ऑन समबडी इज सो एक्सटर्नल, इतना ऊपरी है किसी पर विश्वास करना, किसी में विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद उस समय मार्गारेट नोबल में किए हुए अपने विश्वास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसलिए वो 7 दिन की स्वामी विवेकानंद की प्रसव पीड़ा को भी गुरु शिष्य संबंधों में समझने की आवश्यकता है। तब निवेदिता का जन्म होता है और तब वो निवेदिता क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखती है। पालने में जो भारत में कथाएं सुनाई जाती है, उसको भगिनी निवेदिता ने इतने सुंदर तरीके से लिखा है। आपके घरों में जो अंग्रेजियत से भरे हुए बच्चे हैं, उनको पढ़ने को दीजिए। जिनको आजकल अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ना जमता है, अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं, उनको भगिनी निवेदिता की भाषा समझ में आएगी, क्योंकि उन्होंने श्रवण की कथा, क्योंकि उन्होंने ध्रुव की कथा और क्योंकि उन्होंने प्रहलाद की कथा उस समय के ब्रिटिश ऑडियंस के लिए लिखी है, उस समय के यूरोपियन ऑडियंस के लिए लिखी है। उस समय जितना महामूर्ख यूरोप का ऑडियंस था भारतीयता के बारे में, उतनी आज की हमारी अंग्रेजियत से भरी हुई पीढ़ी हो गई है। इसलिए जो बातें विवेकानंद ने उस समय अमेरिका को बताई और जो निवेदिता ने यूरोप को बताई, वो बातें आज हमारी भारत की इस अंग्रेजियत से भरी हुई पीढ़ी को, जिनको 49 हिंदी में समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में बताना पड़ता है, उस पीढ़ी को बताने के लिए प्रहलाद और ध्रुव पढ़ाना हो तो क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ाइए। और आपको यदि हिंदुत्व पर उठने वाले हर दिन अखबारों में आने वाले लेखों में हिंदुत्व पर उठने वाले प्रश्नों का समाधान चाहिए, आपको यदि टीवी पर होने वाली बहस में खड़े होने वाले हिंदुत्व और दिवाली के
अवसर पर हमारी सनातन परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से यदि हिंदुत्व पर आपको शंका हो रही हो और उसको आपको यदि समझना हो तो वेब ऑफ हिंदू लाइफ पढ़िए। भारतीय जीवन के जाल को भगिनी निवेदिता ने कितने अद्भुत शब्दों में और लिखा है। और ऑन एजुकेशन उनके कंप्लीट वर्क्स में 5वें वॉल्यूम में ऑन एजुकेशन है। मैं बहुत दिनों से मैंने उसको संदर्भ लिया नहीं था, पढ़ा नहीं था। आज मैं ढूंढ रहा था नोट्स ऑन एजुकेशन, तो नोट्स ऑन एजुकेशन पुस्तक मिली नहीं। तो फिर मैंने कंप्लीट वर्क्स के 5वें वॉल्यूम में मुझे ध्यान था तो वो मैंने ढूंढा। और जब उन्होंने वो सीसेम क्लब के लिए लिखे हुए नोट्स में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था अरे हम भारतीय शिक्षण मंडल में तो इसका अनुवाद करके वैसे के वैसे लेना चाहिए। आज एनसीएफ जिस टेक्सोनॉमी की बात कर रहा है, आज एनसीएफ में जिस प्रकार की शिक्षा नीति की बात करना है, भगिनी निवेदिता ने उस बात को बहुत स्पष्टता से कहा है। 3 R के शिक्षण को लेकर के उसने कहा है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, दे वर नॉट बेंट अपॉन पुटिंग इन इंफॉर्मेशन, दे वर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डेवलपिंग द फैकल्टी। ज्ञान को प्राप्त करने के उपकरणों का विकास कर लेने से ज्ञान प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ये जो हम भारतीय शिक्षण मंडल में जो लर्निंग के तरफ, अध्ययन केंद्रित शिक्षा नीति की तरफ जाना चाहते, भगिनी निवेदिता ने आज से 125 साल पहले उस बात को इतने अद्भुत शब्दों में लिखा है। उन्होंने गुरुकुल की पद्धति को इतना सुंदर समझाया, फ्रॉम लेस नोन टू मोर नोन, फ्रॉम अननोन टू नोन। इतनी सारी बातें भगिनी निवेदिता ने शिक्षा के बारे में लिखी। इसलिए शिक्षा के भारतीयकरण का आदर्श लेकर के काम करने वाले भारतीय शिक्षण मंडल को और उस भारतीय शिक्षण की मातृस्वरूप गतिविधि महिला प्रकल्प को भगिनी निवेदिता पर और बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। आज के इस 7 दिन के आपके यज्ञ के समापन के अवसर पर आहुति देते समय आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं करना चाहता। परिश्रम की अपेक्षा, तप की अपेक्षा, भगिनी निवेदिता के जीवन पर शोध पत्र लिखने की आवश्यकता। पीएचडी करवाइए, उसके इस परिवर्तन के उन 7 दिनों के ऊपर पीएचडी करवाइए, उनके शिक्षा विचारों के ऊपर करवाइए, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर पीएचडी करवाइए। क्योंकि बहुत क्षमा याचना के साथ कहना पड़ता है, किंतु रामकृष्ण मठ और शारदा मठ ने, रामकृष्ण शारदा मठ ने उनके इस पक्ष को थोड़ा सा निर्लक्षित किया है। क्रांतिकारियों को जो उन्होंने जितना ज़बरदस्त सपोर्ट दिया था, जिस प्रकार का हैंड होल्डिंग, एक बहुत सुंदर लेख रामकृष्ण मिशन के प्रबुद्ध भारत नाम के उस मासिक में आया था कुछ वर्ष पूर्व, भगिनी निवेदिता के जीवन की अनछुई घटनाओं के ऊपर था। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के जाने के बाद में रामकृष्ण मठ का, उस समय बेलूर मठ बन रहा था, उसके बाद भी स्वामी विवेकानंद थे, उस समय की बात है, बेलूर मठ बन रहा था, इसलिए ब्रह्मचारी कुछ अलग अलग जगह रहते थे। एक हॉस्टल में ब्रह्मचारी रह रहे थे और वहाँ भगिनी निवेदिता पहुँचती है और भगिनी निवेदिता वहाँ पहुँच करके और उनको कुछ कुछ प्रश्न पूछती है और उनको वो प्रश्न नहीं पता होते। तब भगिनी निवेदिता दूसरे दिन वहाँ ले जा करके उनको, उन सन्यासियों को जो ब्रह्मचर्य में है और सन्यासी बनने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद के शिष्यों को अखंड भारत का मानचित्र देती है और उस अखंड भारत का मानचित्र उस हॉस्टल में लगाती है और कहती है प्रतिदिन इसके ऊपर ध्यान करो क्योंकि यह हमारा आराध्य है। वो कहती है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की आरती एक दिन नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन भारत माता पे ध्यान नहीं छोड़ना। यह अखंड भारत हमारा लक्ष्य है। इसलिए भगिनी निवेदिता का वाक्य है, यदि प्रत्येक भारतवासी प्रतिदिन 5 मिनट अखंड भारत की उस चित्र पर, उस रेखा चित्र पर, क्योंकि वो वंदे मातरम का वर्णन करते समय कहा करती थी कि ये जागृत देवी है, साक्षात देवी है भारत माता। यह कोई भूमि का खंड नहीं, यह कोई मृत्तिका खंड नहीं। उसने कहा इट इज़ नॉट जस्ट सॉइल एंड लैंड, इट इज़ अ लिविंग एंटिटी, इट इज़ अ लिविंग डेटी। और उस प्रसंग को लिखने वाले उन सन्यासी ने, मैं नाम भूल गया, उस सन्यासी ने लिखा था कि जब 1.5 घंटे तक भारत माता के बारे में निवेदिता बोल रही थी और वो बांग्ला में बोल रही थी,
इंग्लैंड से आने के बाद बांग्ला इतनी अप्रतिम बोलती थी। स्वामी जी ने एक सन्यासी को उनको बांग्ला सिखाने के लिए लगा रखा था। उन्होंने भगिनी निवेदिता के जो संस्मरण लिखे हैं, जिन्होंने स्वामी भगिनी निवेदिता को बांग्ला सिखाया, उनके संस्मरण पढ़ते तो निवेदिता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसके लिए उसने जो कष्ट लिया है, स्वामी जी ने सही कहा था। इतनी गर्मी सहने की आदत नहीं थी, इंग्लैंड से आई थी, वाकई उनकी त्वचा को एलर्जी हो जाती थी पसीने से, और उस सब के बीच में उन्होंने कितना अपने आप को परिवर्तित किया। उस सारे को समझना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो 7 दिन का यज्ञ हुआ है, उसको पूर्णाहुति देने के लिए 3 आहुतियाँ देनी पड़ेगी। एक तो अपने जीवन में निवेदन कैसे आया, अपन निवेदिता कैसे बने, उसके लिए हमको जीवन में क्या करना है उस पर विचार करना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं के जीवन में निवेदिता का अध्ययन करके उसकी उस परिवर्तन के जो जो बिंदु है उनको हम अपने जीवन में कैसे लाए, उसके लिए प्रतिदिन कुछ करना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा संकल्प जो मैंने कहा वह बौद्धिक स्तर पर, एकेडमिक स्तर पर भगिनी निवेदिता को लेकर के शोध करने की बात है। शंकरी प्रसाद बसु, आपके बंगाल के, दोनों बंगाल के प्रांत के लोगों को ये काम दीजिए। शंकरी प्रसाद बसु को बहुत बहुत धन्यवाद है, उनके कारण निवेदिता का साहित्य आज हमारे बीच में बचा हुआ है। उन्होंने भगिनी निवेदिता की जो जीवनी लिखी है वो बंगला में है, उसका अभी हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ। उन्होंने, शंकरी प्रसाद बसु ने भगिनी निवेदिता पे बहुत लेखन किया है, उसको अनुदित करने की आवश्यकता है। भगिनी निवेदिता के बहुत सारे पत्रों को, मैंने कहा बहुत कठिन है लेकिन फिर भी अनुवाद करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जहाँ नहीं हो वो वाक्य अंग्रेजी में ही लिख दो, फिर से वैसे ही रहने दो 1 आध वाक्य, लेकिन बाकी को अनुवाद करना आवश्यक है। मास्टर अजय 100 ही अनुवाद करना आवश्यक है, ताकि भारत की सभी भाषाओं में भगिनी निवेदिता पहुंच सके। उनके क्रांतिकारी को मैंने कहा, उनकी कविताओं के ऊपर, उनके साहित्य में योगदान के ऊपर, उनका रसग्रहण जो था, एस्थेटिक, सेंस ऑफ एस्थेटिक, सौंदर्य बोध के ऊपर, नंदलाल बोस के साथ जो उनका पत्राचार है, फिर जगदीश चंद्र बसु के साथ जो उन्होंने काम किया, और जगदीश चंद्र बसु की पूरे के पूरे जो रिसर्च पेपर जो जगदीश चंद्र बसु का जानबूझ करके इंग्लैंड में षड्यंत्र के अंतर्गत खो दिया गया था, उसको जगदीश चंद्र बसु के साथ बैठ करके शॉर्ट हैंड में लिख करके उन्होंने डिक्टेट किया, निवेदिता ने शॉर्ट हैंड में लिखा और उस पत्र को रिप्रोड्यूस किया, अपने मित्रों के माध्यम से रॉयल सोसाइटी में पब्लिश करवाया। कमला बसु जो जगदीश चंद्र बसु की पत्नी है, वह भगिनी निवेदिता को श्रद्धांजलि देते समय कहती है, निवेदिता न होती तो मैं बहुत जल्दी विधवा हो गई होती, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु डिप्रेशन में आत्महत्या करने तक गए थे। यदि जगदीश चंद्र बसु आज हम जानते हैं, और उन्हें सुपर कंडक्टिविटी को और न जाने कितने कितने क्षेत्रों को जगदीश चंद्र बसु का कुछ योगदान है, तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय भगिनी निवेदिता का है। अरविंद जब जेल में गए, तब जेल में अरविंद थे, अलीपुर जेल में। उस अलीपुर जेल में अरविंद के रहते समय 1909 के उस घटनाक्रम के समय उनके द्वारा प्रारंभ किए हुए वंदे मातरम पत्र की एडिटर भगिनी निवेदिता थी। उनके जर्नलिज्म के विश्वविद्यालय में उनके एडिटोरियल स्किल्स के ऊपर लिखना चाहिए, उनके पत्र एडिटर को क्या क्या करना पड़ता है, पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर भगिनी निवेदिता के लेख है। ऐसा कौन सा विषय है जिसको भगिनी निवेदिता ने छुआ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका योगदान है, सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में उनका योगदान है, सचिंद्रनाथ लाहिड़ी को खड़ी करने वाली वो है, हेमचंद्र घोष को खड़ी कर, कितने नाम बताए जाए। खुदीराम बोस को हथियार पहुंचाने वाली वो है। इतना बड़ा उसका योगदान है, उसके ऊपर बहुत अधिक शोध करने की आवश्यकता है। और तीसरा संकल्प जो हम सब लोगों को साथ में लेने की आवश्यकता है, वह संकल्प है भगिनी निवेदिता की आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर रखने की। उनकी साधना पक्ष को उन्होंने बहुत कम शब्दों में किंतु बहुत पत्रों में लिखा है। मैं कई बार नवयोगिनी तंत्र की बात महिला प्रकल्प के और प्राण विद्या परिचय वर्ग में भी कहता हूँ। भगिनी निवेदिता ने जो ब्रह्मचर्य की साधना की है, उस ब्रह्मचर्य की साधना में उन्होंने नवयोगिनी तंत्र के अनेक अभ्यास किए हैं। उन अभ्यासों को सजीव करके यह काम करने की आवश्यकता है।
आइए हम सब लोग मिलकर इस निवेदिता जयंती के अवसर पर हमने जो ये उपक्रम किया और 7 दिन का ये जो ज्ञान यज्ञ चलाया महाकौशल प्रांत ने, और आज तो पूरा भारत इसमें जुड़ा हुआ है, पूरे भारत का महिला प्रकल्प जुड़ा हुआ है। हम अपने तप के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करें और भगिनी निवेदिता से प्रार्थना करें कि वह हमें अच्छा शिष्य बनने का और अपने जीवन में पूर्ण निवेदन, आत्मनिवेदन करने का साहस, संबल, परिश्रम और अध्यवसाय, सबसे बड़ी बात परसिवियरेंस, कितने भी कष्ट आए, कितनी भी चुनौती आए, गुरु छोड़ करके चला जाए उसके बाद भी उसके कार्य को न छोड़ने वाली निवेदिता, स्वामी जी के जाने के बाद भी उसको न छोड़ने वाली निवेदिता। भगिनी निवेदिता ने स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखे हुए पत्रों में स्वामी विवेकानंद की समाधि के बाद उनकी 4 दिन क्या मनस्थिति थी उसको लिखा है। स्वामी जी के जाने के बाद उनको लगा था जैसे मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, और उसके बाद खड़े होकर के उन्होंने विवेकानंद के कार्य को वास्तविक अर्थ में किसी ने यदि आगे चलाया होगा तो भगिनी निवेदिता ने उनके कार्य को किया है। उस अध्यवसाय को भगिनी निवेदिता हमें प्रदान करे, हम पर कृपा करे, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।